समय बीतने के साथ मुझे गांव में और भी नए दोस्त मिले। जैसे आकाश, मेरी ही उम्र का एक नौजवान गांव में रहने वाले किसान का बेटा। पूरे गांव में इशिता के बाद वही एक इंसान था जिसकी सोच मुझे अच्छी लगी। हालांकि इनके अलावा भी काफी लोगों की सोच अच्छी है, पर इनकी उन सबसे अलग और यूनिक है। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरते, इसके अलावा अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। इन कुछ दिनों में मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई जो गांव की हालत का दोष हमेशा दूसरों को देते हैं। उनको लगता है कि आज गांव की जो भी हालत है वो दूसरों की वजह से ही है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं। पर मैं इस तरह की बातों को नहीं मानता, क्योंकि जनता इस देश की या इस गांव के लोग गांव के मालिक है, इसलिए उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरकर और दोष दूसरों पर डालकर कोई फायदा नहीं। इन सब से नुकसान आम लोगों का ही होता है। मैं कुलदीप भैया के साथ शाम के समय खेतों में पेड़ के नीचे बैठा हूँ। वहाँ की ठंडक एसी से भी अच्छी है। भैया, आप मानेंगे नहीं, पर गांव का वातावरण शहर के वातावरण से लाख गुना अच्छा है। हाँ वो तो है, पर यहाँ ऐसी बहुत सी चीजों की कमी है जो शहरों में है, उन्होंने समझाते हुए कहा। दरअसल हम पिछले 15 मिनट से गांव और शहर की तुलना ही कर रहे हैं। भैया, गांव की हालत से निराश है। वहाँ हर छोटी छोटी चीज के लिए शहर जाना पड़ता है। करियाने का सामान भी गांव में बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए भैया गांव की बजाय शहर को महत्व देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे हालातों में तुम एक आम इंसान बनकर कब तक रह सकते हो? भैया ने हैरानी से पूछा। आपकी बात सही है, पर हम लोग शहर की महत्वपूर्ण चीजें गांव में भी ला सकते हैं। जैसे अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, मैंने समझाते हुए कहा। और लाएगा कौन? भैया ने हैरान होकर पूछा। आप लोग गांव के सरपंच से बात कीजिए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी बात सुने, मैंने समझाते हुए कहा। युवान, तुम्हें शायद ये सुनकर बुरा लगे, पर ये सच है कि तुम्हारे मामा जी तुम्हारी नानी के नाम पर चुनाव लड़ना और जितना जानते हैं काम करना नहीं, उन्होंने समझाते हुए कहा। ये सब मैं बहुत पहले ही जान गया था, पर लोग काम के नाम पर वोट देने की बजाय इंसान के नाम पर क्यों देते हैं? मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। भैया मेरी बात सुनकर हैरान थे। तभी आकाश वहां भागता हुआ आया। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। मैंने और भैया ने हैरान एक साथ उससे पूछा, क्या हुआ? शिखा, इतना सुनकर भैया खड़े हो गए। उनके साथ ही मैं भी खड़ा हुआ। क्या हुआ शिखा को? उन्होंने परेशान होकर पूछा। उसका एक्सीडेंट हो गया है, शहर के अस्पताल में बुलाया है आपको, आकाश ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर भैया एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाए। मैं भी ये खबर सुनकर पूरी तरह हैरान था। हम आकाश के साथ तुरंत अस्पताल के लिए निकले। शिखा का इलाज शुरू हो चुका है, वही आईसीयू के बाहर इशिता बैठी है। पता नहीं क्यों, पर मैं उसे रोते हुए या परेशान नहीं देख पाता। कुलदीप भैया आईसीयू के दरवाजे से शिखा को देखते हैं, तभी इशिता उनके पास जाकर उनके गले लगती है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मैंने आकाश की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। कुछ लड़कों ने शिखा के साथ बदतमीजी की और उसे घायल करके सड़क पर गिरा दिया। यह सुनकर मैं हैरान था। दिन दहाड़े इस तरह के हादसे? मैंने हैरान होकर पूछा। सरपंच का बेटा लव भी उनमें शामिल था, आकाश ने घबराते हुए कहा। शायद वो मेरे सामने लव का नाम लेते हुए घबरा रहा था, पर मेरे लिए ये और भी शर्म की बात थी, क्योंकि वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है।
मुझे वहां ले चलो जहां ये हादसा हुआ, मैंने समझाते हुए कहा। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, आकाश ने समझाते हुए कहा। ईशिता और कुलदीप भैया के साथ वहां काफी लोग थे, इसलिए मुझे आकाश के साथ उस जगह का ब्यौरा करना ज्यादा जरूर लगा। मैं जानना चाहता था कि इतने लोगों के बीच कैसे कोई किसी को परेशान कर सकता है, या किसी ने शिखा की हेल्प क्यों नहीं की। मैं और आकाश उसी सड़क पर पहुंचे जहां शिखा का एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह काफी हद तक सुनसान थी, आसपास खेत थे और दुकानें भी दूर दूर थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन बदतमीज लड़कों को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का लाइसेंस मिल गया। उन लड़कों को सजा देना फिर भी उतना ही जरूरी है। उनमें से कुछ गांव के बाहर के लड़के भी थे, आकाश ने समझाते हुए कहा। तुम उन सबको पहचानते हो? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, क्योंकि वो सब मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं। तब से उनका यही हाल है। अब नहीं होगा, मैंने गुस्से में कहा। मैं आकाश के साथ अस्पताल में पहुंचा, क्योंकि हमें पता चला था कि पुलिस तहकीकत करने वही गई है। पुलिस कुलदीप भैया और बाकी लोगों से पूछताछ कर रही है। उन्हें देखकर लगता है कि वो केस को बारीकी से समझना चाहते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम केस की अच्छे से जांच करेंगे, इंस्पेक्टर ने समझाते हुए कहा। सर, आपने अपराधियों को गिरफ्तार किया? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, अभी नहीं, पर हम उन्हें ढूंढ लेंगे, इंस्पेक्टर ने समझाते हुए कहा। आकाश उन्हें जानता है, आप इसकी मदद ले सकते हैं, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक है, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। उसके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था, पर फिर भी कोई सवाल न पूछना ही मुझे सही लगा। पुलिस के जाने के बाद मैंने महसूस किया कि इशिता वहां नहीं है। मैंने वहां मौजूद लोगों से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो कुछ समय अकेले रहने के लिए बाहर गई है। मैं जानता था कि वो परेशान है, इसलिए उसको ढूंढने निकला। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे वो एक पेड़ के पास चौतरे पर बैठी मिली। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो कितनी दुखी है। मेरे हाथ में 2 आइसक्रीम है, उसके पास बैठकर एक आइसक्रीम मैंने उसे दी। मेरी जिद के सामने झुककर उसने आइसक्रीम ले तो ली पर खाई नहीं। वैसे तुम्हें याद है, तुम्हें मेरे पैसे देने हैं? मैंने हैरानी से पूछा। मतलब? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने तुम्हें चाय पिलाई थी, तुम्हें याद नहीं? ये समय उधार याद दिलाने का है, उसने हैरान होकर पूछा। हाँ, तो दूसरा उधार चढ़ाते हुए पहला उधार याद आ ही जाता है। मतलब ये उधार में है? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने गर्दन हिलाकर मासूम बच्चे की तरह कहा। यह देखकर ईशिता को हंसी आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। थैंक्स, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे हंसाने के लिए? मुझे पता है तुम मुझे हंसाने के लिए ये सब बोल रहे हो। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और वो भी। हमारी दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी और इस बात का एहसास हम दोनों को था।